अच्छे मशवरे आए, मगर सर मैं जो कल वजीर आजम ने बात की उस पर यह कहना चाहता हूं कि हम उस साइड पर थे तब भी हमने मिसाके मईशत की, मिसाके जमहूरियत की बात की। आज हम इस साइड पर हैं तब भी मिसाके जमहूरियत और मिसाके मईशत की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि कुछ जमहूरी रिवायात हैं जिसका ये हाउस अमीन है और इस हाउस ने हमेशा उन रिवायात को फरोग दिया है। मैं ये जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जिस माहौल में स्पीच की, हम भी ऑपोजिशन में थे और हमने इन्हीं डेस्क से किताबें चलती देखी, पेपर फेंके जाते रहे। गवर्नमेंट की तरफ से जब बजट स्पीच की जाती है तो एहतजाज ऑपोजिशन का हक है और हर ऑपोजिशन एहतजाज करती है और ये रिवायत चली आ रही है। अभी मेरे भाई शायद खटक साहब बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे थे, मगर ये पहली दफा हुआ कि गवर्नमेंट बेंचेस से ऑपोजिशन बेंचेस की तरफ एहतजाज भी किया गया और किताबें भी फेंकी गई। और जब ये कहते हैं कि वक्त एक सा नहीं रहता और ये वक्त का धारा है, इधर वाले इधर होते हैं, इधर वाले उधर होते हैं, तो ये भूल जाते हैं कि जब हम वहां थे तब भी बातचीत के लिए पेशकश की और आज जब हम यहां हैं तो हम यहां भी बातचीत की पेशकश कर रहे हैं। रवैयों का फर्क है, नीयत का फर्क है और एफर्ट अगर देखी जाए तो मैं समझता हूं कि इस बजट के ऊपर पूरी दुनिया मोतरफ है, तमाम मीडिया मोतरफ है, ओपिनियन मेकर्स, इकोनॉमिस्ट, हर बंदा इस बजट पे पॉजिटिव बात कर रहा है। और मैं चंद ऑपोजिशन के मेंबर्स को सराहना भी चाहता हूं कि बड़ी अच्छी तजावीज आती हैं, बहुत सारे लोग इसमें बहुत होमवर्क करते हैं। स्पेशली यहां पे मैं देखता हूं मुबीन जट साहब हैं, अवैस हैदर झक्कड़ साहब हैं, उनके साथ उसामा गयास मेला साहब हैं, बहुत मेहनत करके आते हैं, पढ़ के आते हैं और फाइनेंस भी उनकी चीजों को नोट करता है क्योंकि साहिब तजावीज होती हैं, सेक्टोरल इश्यूज पे वो बात करते हैं। मगर इस बजट के हवाले से मैं चाहूंगा कि जहां पे सियासी बात करना ऑपोजिशन का हक है, वहीं पर इस बजट को लेकर जो मुस्बत इक़दामात किए गए हैं उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। और अभी तनख्वाहदार तबके की बात हो रही थी जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबके को जो खातिर खा रिलीफ दिया गया है वो तमाम तनख्वाहदार लोगों के लिए है जिनकी माहाना तनख्वाह 50,000 और उससे नीचे है, उस पर कोई टैक्स लागू नहीं है। और ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी आपने लाखों रुपए तनख्वाहों वालों को रिलीफ दिया है, मैं उनको बताना चाहता हूं कि 50,000 तक तनख्वाह लेने वालों पर कोई टैक्स नहीं है। जिसकी तनख्वाह 50,000 से 1 लाख रुपया है उस पे 1% टैक्स है और 6 लाख से ऊपर आपने देख ही लिया कि जो प्रोफेशनल्स की, तनख्वाहदार लोगों की डिमांड थी उसको पूरा किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूं कि ऐसा दौर आया था कि जब सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, ये 1 महीने की बात है, ये 2 महीने की बात है, ये डिफॉल्ट आज हुआ, कल हुआ और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म होने लगी है और शर्तें लगी हुई थी। ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर, मगर उस रब्बे जुल जलाल को कुछ और मंजूर था। ऐसे वक्त में जब मुल्क की मईशत को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था,
मुस्लिम लीग नून के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हिम्मत बांधी और हौसला पकड़ा, और मुझे याद है बहुत सारे हमारे कई अफसरान वो छुट्टी लेकर चले गए थे कि पता नहीं क्या बनता है। ऐसे वक्त में ना सिर्फ हुकूमत को संभाला, मईशत को संभाला दिया, रियासत की बका के लिए अपनी सियासत कुर्बान की मियां शहबाज शरीफ ने। और ये सियासत यही रह जानी है। तारीख उस कदम को याद रखेगी जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यह नारा लगाया कि मैं रियासत को बचाऊंगा, मुझे सियासत की परवाह नहीं है। और ये वो वक्त था जब पेरिस के अंदर एक मीटिंग हुई और IMF के साथ मामला तय पाए। वो अगर मीटिंग ना होती, शहबाज शरीफ साहब एफर्ट ना करते और IMF के प्रोग्राम में हम ना जाते, तो आज जो खुशहाली आई है ये मुमकिन ना हो पाती। आज अगर आप उस दौर से कंपेयर करें, ये जिक्र करना बहुत जरूरी है कि हालात थे क्या। पाकिस्तान के अंदर एक्सचेंज रेट इस तरह फ्लक्चुएट होता था जैसे पंखा चलता है। सुबह डॉलर का रेट और था, दोपहर और था, शाम और था। जरा कारोबारी तबके को पूछिए जनाबे वाला कि वो एलसियां नहीं खुलती थी उनकी। एक्सपोर्टर्स का माल पोर्ट पर पड़ा होता था, वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकता था। एक्सचेंज रेट की फ्लक्चुएशन थी, महंगाई 38% के ऊपर थी, इंटरेस्ट रेट 22% के ऊपर था, कारोबारी तबका पिस के रह गया था। काश उस वक्त आपने मिसाके मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ साहब ने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था कि मैं अपोजिशन में हूं, मेरी पूरी जमात जेलों के अंदर है, हम मुकदमात भुगत रहे हैं, मगर मैं फिर भी पाकिस्तान की खातिर खड़े होकर कहता हूं कि आओ मिसाके मईशत करें, इस मुल्क की अवाम को बचाएं। आपने उस वक्त उस कश्ती में बैठने से इनकार किया। आपने कहा नहीं। मैं ये भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारी याददाश्त बहुत छोटी है, हम आज की बात करते हैं, कल की बात नहीं करते, मगर मैं कुछ चीजें आपको याद दिलाना चाहता हूं। ये वो हिसाब है कि सूरज पे लगे धब्बा कुदरत के करिश्मे हैं, बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। इन लोगों ने IMF को लेटर लिखे कि पाकिस्तान को प्रोग्राम ना दिया जाए। इनके वज़राए खजाना ने उस वक्त IMF को जो लेटर लिखे, मैं वो भी याद दिलाना चाहता हूं कि जब आपने IMF को लेटर लिखे तो आप चाहते थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट करे। मैं आज अल्लाह ताला के 99 नामों के नीचे ये कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने कोई अच्छा काम किया इकोनॉमी के लिए, हम उसकी तारीफ करेंगे, मगर हमें यह गवारा नहीं है कि हम अपनी सियासत की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करें, जिस तरह इन्होंने अपने दौर में IMF को लेटर लिख के की थी। और ना सिर्फ इस पर बयानिया बनाया गया, पूरी कैंपेन चलाई गई। IMF को खतूत जो लिखे गए थे वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तारीख में हमेशा वो याद रखा जाएगा। एक तरफ वजीर आज़म शहबाज शरीफ पेरिस में मीटिंग करके मामलात को जोड़ रहे थे और यहां से खत लिखे जा रहे थे कि पाकिस्तान को बेल आउट ना मिले। जनाबे वाला, ये जो मौशी इस्तेहकाम हासिल हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इस पर एफर्ट की है और मैं समझता हूं कि इदारों का इसमें बहुत एफर्ट है, उनकी बहुत काविश है। और ये जिस तरह वजीर आजम कहते होते हैं, ये एक टीम वर्क है जिसके अंदर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, उनकी टीम का भी भरपूर हिस्सा है कि जिस तरीके से एक स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर आई है। जनाबे वाला, अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करूं तो ये फिगर झुटलाए नहीं जा सकते। GDP ग्रोथ जब ये छोड़ के गए तो -0.2% के ऊपर थी, आज 3.7% के ऊपर है। जनाबे वाला, अगर आप पर कैपिटा इनकम की बात करें तो पिछले साल से आप कंपेयर कर लें तो वो $1,751 थी, अब वो
$1,901, यहां से ये जीडीपी ज्यादा बता रहे हैं। मैं इनकी तवज्जो उस तरफ भी मबजूल कराना चाहता हूं। इकोनॉमी की मुझे पूरी समझ है। आपने जो कोविड में बेस लाइन नीचे की थी उसका भी जिक्र कर ले, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी थी। तो ये बेस लाइन को हमने नहीं छेड़ा, बेस लाइन आपने लोअर करके अपनी ग्रोथ ज्यादा दिखाई थी, हमने ये काम नहीं किया है जनाबे वाला। इसके अलावा इन्फ्लेशन का अगर जिक्र करें, महंगाई की शरह अगर ये संभाला इकोनॉमी को ना दिया होता और दिन रात एफर्ट ना की होती मियां शहबाज शरीफ साहब ने, उनकी टीम ने, तो क्या ये सिंगल डिजिट के अंदर आ सकती थी? क्या महंगाई जो 38% के ऊपर थी अगर वही रहती तो आज मुल्क में क्या हालात होते? इंटरेस्ट रेट अगर रहता 22% के ऊपर ही और 11% के ऊपर ना आता तो मुल्क के अंदर क्या हालात होते? और जनाबे वाला जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, आज अगर आप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को देखें तो हमारे पास 3.25 महीने का इंपोर्ट कवर मौजूद है और रेमिटेंसेस जो हैं उन्होंने तमाम पिछले रिकॉर्ड तोड़े हैं। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं आज $17.2 बिलियन पे खड़े हैं, जब ये छोड़ के गए थे तो ये $9 बिलियन के ऊपर खड़े थे जनाबे वाला। रेमिटेंसेस आज 33.9 अरब डॉलर के ऊपर हैं, ईयर ऑन ईयर 9% का इंक्रीज है, जो कि हाईएस्ट एवर इंक्रीज जो रिकॉर्ड हुआ है। आज आप अपनी आईटी एक्सपोर्ट्स को देख लें, $3.8 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट्स है, जिसमें फ्रीलांसर्स का $995 मिलियन की कंट्रीब्यूशन है। आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देख लें, आपका फिजिकल डेफिसिट जो हाईएस्ट था 2022 में 8% के ऊपर, इट इज नाउ 0.7% ऑफ जीडीपी जनाबे वाला। ये जो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है ये ओवरनाइट नहीं आई। जब डिफॉल्ट के दहाने पे थे तब तो यहां से खुशियां मनाई जा रही थी, उम्मीद की जा रही थी, इनका लीडर और इनके तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि आज डिफॉल्ट हुआ कल हुआ। अब जब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, कम से कम इस चीज को तस्लीम तो करें कि इकोनॉमी स्टेबल है, दुनिया इस बात की मोतरफ है। आज अगर हमारा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे मैं जरूर बात करना चाहूंगा, शहबाज शरीफ साहब ने पहली चीज जो अपने होम ग्रोन एजेंडे पर लेकर आए वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रिफॉर्म्स थे, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे। एफपीआर के रिफॉर्म्स में मैं आज इस हाउस में चैलेंज करता हूं, आप आज किसी कस्टम्स के अफसर की सिफारिश करें, किसी इनकम टैक्स के अफसर की सिफारिश करें, क्योंकि वहां पे एक सिफारिश कल्चर था। आज आप सिफारिश करेंगे, शाम तक वो बंदा सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि रेटिंग की गई है, रिपोर्ट्स मुरतब की गई हैं, ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग ट्रांसफर का सिस्टम इन प्लेस किया गया है कि सिफारिशी अफसर वहां पर नहीं लगेंगे। इसके अलावा अरबों रुपए लिटिगेशन के अंदर थे। होता क्या था, अरबों रुपए का टैक्स है, वकील एफबीआर का मिला हुआ है जिसने टैक्स देना है उसके साथ, और मिली भगत से स्टे ऑर्डर लिए जा रहे हैं, तारीख पे तारीख ली जा रही है। शहबाज शरीफ साहब ने ट्राइब्यूनल बनाए मेरिट के ऊपर, ट्राइब्यूनल्स के चेयरमैन, मैं खुद वकील हूं, मैं इस बात को समझता हूं कलूजन होती है, हमारे यहां भी ब्लैक शीप हैं, हमारा पेशा उसमें भी लोग मौजूद है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, इसमें माइंड करने वाली बात नहीं। अब हमारे बहुत सीनियर है पेशे के लिहाज से, मैं इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कोई ऐसी बात नहीं है। एफबीआर के वकील मिले होते थे, बिल्कुल मिले होते थे एफबीआर के वकील। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप आ जाए मेरे से फैक्ट पे बात कर लें। एफबीआर के वकील मिले होते थे जिन्होंने टैक्स देना, उनके साथ अरबों रुपए की कलूजन थी। अब ट्राइब्यूनल बनाए गए हैं, उनके चेयरमैन मेरिट पे अपॉइंट हुए हैं, वकीलों को मेरिट पे लिया गया है और अरबों रुपया रिकवर किया गया। और इसके साथ साथ चंद इंडस्ट्रीज जिनका विंडफॉल टैक्स था, जिसमें शुगर है, टोबैको है, सीमेंट है, बेवरेजेस हैं, इन इंडस्ट्रीज को कोई पूछता ही नहीं था कि जितना मर्जी मुनाफा कमाओ। मुश्ताक साहब, सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से 60 अरब रुपया रिकवर किया गया है टैक्स की मद में। ये जो गुंजाइश पैदा की गई है तनख्वाहदार तबके के लिए, महरूम तबकात के लिए, ये जो शहबाज शरीफ साहब की स्पेशल एफर्ट थी, जिसके जरिए इन इंडस्ट्रीज में टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए गए,
मॉनिटरिंग को इफेक्टिव किया गया, ईमानदार लोग लगाए गए, 60 अरब रुपया सिर्फ शुगर इंडस्ट्री से रिकवर हुआ है। इसके अलावा पिछले साल जो शहबाज शरीफ साहब की डायरेक्ट सुपरविजन में पूरी फाइनेंस की टीम, एफबीआर की टीम ने मेहनत की, औरंगजेब साहब उनकी पूरी टीम इसमें बहुत एक्टिव रही, चेयरमैन एफबीआर बड़े एक्टिव रहे। इन्फोर्समेंट मेजर्स की मद में 800 अरब रुपया कलेक्ट किया गया है, जिससे ये गुंजाइश पैदा हुई है। क्या इससे पहले ये इनके पास भी हुकूमत थी, ये तब लगे हुए थे सियासी बयानियां बनाने। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि ये काम आप भी कर सकते थे। ये जो 800 अरब रुपया इकट्ठा हुआ है, ये विल टू डू से हुआ है, ये डिटर्मिनेशन से हुआ है, ये शहबाज शरीफ साहब की एक एफर्ट है इस मुल्क के लिए, जिसके तहत ये इन्फोर्समेंट हुई। और इसके साथ साथ आप आज पोर्ट पे चले जाएं, पहले पोर्ट के ऊपर कस्टम क्लियरेंस में कई कई दिन लगते थे, कई कई हफ्ते, कई कई महीने लगते थे, वहां भी करप्शन वाज रैम्पेंट। अब फेसलेस अप्रेजल सिस्टम वहां पे इंस्टॉल किया गया और एफबीआर ये सिस्टम पूरे मुल्क के अंदर लेके जा रहा है, जहां पे टैक्स देने वाले का टैक्स कलेक्ट करने वाले से आमना सामना नहीं होगा। वो आईटी बेस्ड सिस्टम के तहत फेसलेस सिस्टम होगा, मास्किंग होगी, ताकि किसी किस्म की वहां पे लीकेज ना हो सके। ये जो एफबीआर के रिफॉर्म्स किए गए, जिसके तहत इतना बड़ा रिलीफ कौम को दिया गया है, इसका इंपैक्ट एक एक शहरी तक जाएगा। इसका इंपैक्ट उन लोगों तक जाएगा जो टैक्स अदा करते थे मगर टैक्स ना अदा करने वाले का भी बोझ उठाते थे। आज इस मुल्क में एक मुनसिफाना सिस्टम लगा दिया गया है कि टैक्स ना देने वाले का बोझ टैक्स देने वाला अब नहीं उठाएगा। और मैं ये सबसे बड़ी तकलीफदेह बात थी कि जो टैक्स नहीं देता, टैक्स देने वाला उसका बोझ उठाता है। और मैं यहां पे बिलाल कियानी साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब ने टास्क किया रिटेलर्स के हवाले से। 36 लाख रिटेलर टैक्स नेट से बाहर था इस मुल्क का, और उनके साथ उनकी अपनी डिमांड के ऊपर उनकी अपनी ये रिक्वेस्ट थी कि हमें किसी ना किसी सूरत में टैक्स नेट के अंदर लेके आए और इसका कोई शफाफ सिस्टम बन जाए। मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां पे एफबीआर के रिफॉर्म्स किए हैं, अच्छे अफसर लगाए हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, डिजिटलाइजेशन हुई है, और शहबाज शरीफ साहब ने शुरू में ही फ्री ऑफ कॉस्ट मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने एफबीआर की डिजिटलाइजेशन को फंड किया। ये काविश होती है कि आप जहां जाते हैं उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आओ, पाकिस्तान में सिस्टम्स लगाओ। एंड सेम गोज फॉर, अभी चाइना गए, अली बाबा के साथ मौके पे डील की। वो पूरी दुनिया ने देखी कि अली बाबा का चेयरमैन ये कहने पे मजबूर हो गया कि हमने आज शहबाज स्पीड देखी है कि मौके पे एग्रीमेंट साइन हुआ है और हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये जो मैं रिटेलर्स की बात कर रहा था कि 36 लाख रिटेलर वो इस स्कीम के तहत टैक्स नेट के अंदर आया जो पहले टैक्स नेट से बाहर था, और उनके लिए भी एक मुनसिफाना सिस्टम बनाया गया है फिक्स टैक्स का, कि वो टैक्स की एक रकम अदा करेंगे, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो अपनी दुकान के बाहर लगाएंगे। और देखिए ये बजट जिसमें तनख्वाहदार को रिलीफ मिला, जिसमें गरीब आदमी के लिए कोई टैक्स नहीं है, जो मैंने जैसे कहा कि 50,000 से नीचे जो तनख्वाह ले रहा है कोई टैक्स नहीं है, 50,000 से लाख रुपए वाला जो ले रहा है 1% टैक्स है, उसके ऊपर तमाम स्लैब्स को रिलीफ दिया गया है। मिडिल क्लास का बहुत बड़ा गिला था कि जी हम 5 मरले का घर 10 मरले का घर बेचते हैं या 5 मरले 10 मरले का प्लॉट लेते हैं तो हमें टैक्स देना पड़ता है। हाउसिंग और डेवलपमेंट सेक्टर को इस बजट के अंदर वजीर आजम ने खुसूसी रिलीफ दिया है कि अब जो मिडिल क्लास अपनी छोटी लैंड होल्डिंग की सेल परचेज करती थी उनका टैक्स भी जो है वो रिड्यूस किया गया है ताकि हाउसिंग सेक्टर को मजीद तकवीयत मिले। और जनाबे वाला ये जो हाउसिंग और डेवलपमेंट सेक्टर को वजीर आजम की खुसूसी काविश के तहत जो रिलीफ दिया गया है, ये सिर्फ हाउसिंग सेक्टर को नहीं मिलेगा। हाउसिंग सेक्टर को 12 इंडस्ट्रीज हैं जो फीड करती हैं। इसमें सीमेंट जाता है, इसमें सरिया जाता है, इसमें फिटिंग्स जाती हैं, इसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज का हिस्सा होता है। और जो अपना घर स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है जिसमें महरूम तबकात को लोन मिलेगा 1 करोड़ तक, जिसके लिए 90 अरब रुपया डिस्पर्स कर दिया गया है, 11 अरब रुपया ऑलरेडी लग चुका है, इस साल भी उसकी प्रोविजन रखी गई है। तो आप देखेंगे कि हाउसिंग और डेवलपमेंट सेक्टर में जो एक सर्ज आएगा उससे पूरे मुल्क के अंदर रोजगार के मौके भी पैदा होंगे,
लोगों को सस्ता घर भी मिलेगा। और हमने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां तो याद कभी नहीं दिलानी, क्योंकि वो एक माजी का किस्सा है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि अपना घर के तहत जिन लोगों को घर मिल रहे हैं, कोई नायब कासिद है, कोई ड्राइवर है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई किसी फैक्ट्री में काम करता है, कोई किसी के घर में काम करता है, जिनको ये घर मिल रहे हैं, ये बहुत बड़ा बूस्ट है महरूम तबकात के लिए, मिडिल क्लास के लिए। और इसके अलावा मैं समझता हूं कि ये हाउसिंग और डेवलपमेंट सेक्टर से इकोनॉमी का पहिया तेजी से चलेगा। और मैं आगे बढ़ते हुए अब एक्सपोर्टर्स के ऊपर आऊंगा कि इस मुल्क में एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए जब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ होती है तो वो सिर्फ एक्सपोर्टर को फायदा नहीं होता। अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगी, फैक्ट्रियां और लगेंगी, एक्सपेंशन होगी, डाइवर्सिफिकेशन होगी, लोग नौकरियां देंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे, मुल्क के अंदर मईशत का पहिया और तेजी से चलेगा। एक्सपोर्टर्स की जो दरीना डिमांड थी कि एडवांस टैक्स खत्म किया जाए, वो खत्म किया गया, मिनिमम टैक्स को मजीद कम किया गया, और सुपर टैक्स पहले तजवीज आई थी कि सुपर टैक्स जो है वो जो 50 करोड़ तक की एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए खत्म किया जाए, मगर वजीर आजम ने खुसूसी हिदायत जारी करते हुए तमाम एक्सपोर्टर्स के लिए इस मुल्क में सुपर टैक्स को खत्म करके दिखाया है। और ये फैसले इन आइसोलेशन नहीं थे, ये जो फैसले किए गए हैं पूरे हफ्ते लगे इन लोगों से कंसल्टेशन करते हुए। इसमें इंडस्ट्रीज के साथ अलग कंसल्टेशन हुई, चेंबर्स के साथ अलग कंसल्टेशन हुई, आईटी सेक्टर से अलग हुई, तमाम सेक्टर्स को, ये वजीर खजाना बैठे, बिलाल कियानी साहब बैठे हैं, तमाम सेक्टर्स को इसमें केटर फॉर किया गया। एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों को बुलाया गया, उनसे तजावीज ली गई। अभी यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर के हवाले से बात होगी और बताया जाएगा कि कितना रिलीफ दिया गया है, ना सिर्फ विद रिगार्ड टू जो यूथ को लोन्स दिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर के लिए, बल्कि जो एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बाहर से इंपोर्ट होगा उस पे कस्टम ड्यूटी को कम किया गया है। ये शिपिंग के बैठे हैं मिनिस्टर हमारे जुनैद अनवार साहब, शिपिंग सर्विसेज के ऊपर सेल्स टैक्स को 18% से 0% कर दिया गया है। अगर मैं ये कहूं कि ये बजट हर तबके का बजट है, किसान का, मजदूर का, दुकानदार का, रिटेलर का, हर तनख्वाहदार का, हर तबके का, तो ये गलत नहीं होगा। और खवातीन के हवाले से ये बहुत बड़ी डिमांड थी इस मुल्क में कि पिंक टैक्स को खत्म किया जाए। आज उनकी हाइजीन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स को 0% कर दिया गया 18% से। और ये देखिए, पॉपुलेशन हमारा एक बहुत बड़ा मसला है और पॉपुलेशन के हवाले से बहुत बात होती है और इस पे मैं समझता हूं कि बड़ी जरूरत है इस मसले को एड्रेस करने की। उसको भी केटर फॉर किया गया है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स के ऊपर भी जो टैक्स था 18% उसको भी 0% कर दिया गया है। तो ये बजट एक रिलीफ का बजट है, ये बजट एक ऐसे दौर का बजट है कि हम खुशहाली वाले दौर में दाखिल हो रहे हैं। और ये पूरी काबीना इस बात को जानती है, ख्वाजा साहब बैठे हैं कि वजीर आजम एक एक लम्हा पिछले पूरे साल इस कोशिश में रहे कि मैं गुंजाइश पैदा करूं, मैं रिलीफ लेके आऊं। और बहुत सी ऐसी बातें हैं कि उन्होंने किस तरीके से कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर भी हैं, हमारे बाकी भी ऑब्लिगेशंस हैं, उसके साथ साथ इस सारी चीज को एफिशिएंटली और एक कॉम्पिटेंट तरीके से मैनेज करके जाती एक एफर्ट किया, दिन रात एक किए, खून पसीने बहा के आज इस मकाम पे हम पहुंचे हैं कि जो 2 साल से वजीर आजम कह रहे थे कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी हम आपको रिलीफ देंगे। आज वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान के अवाम को एक रिलीफ पे मबनी बजट दिया गया है और हर तबके को इसके अंदर गुंजाइश पैदा करके उनकी डिमांड्स को पूरा किया गया है। ये आगाज है एक ऐसी ग्रोथ का जिससे हम इंशाअल्लाह ताला एक ऐसी इकोनॉमी बनेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। जनाबे वाला, मैं इन कंक्लूजन सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अच्छी तजावीज भी आती हैं, मगर खुदारा जहां पाकिस्तान की बात हो तो कम से कम हमारी बात ना करें, हमें दाद ना दें, मगर पाकिस्तान की इज्जत में अपनी इज्जत महसूस करें, पाकिस्तान के फख्र में अपने फख्र महसूस करें। और पाकिस्तान को जो पजीराई मिल रही है बैनुल अक़वामी सतह पे, जिसके अंदर मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया मोतरफ है कि पाकिस्तान ने अमन के क़याम के लिए जो अपना किरदार अदा किया है और आज
पूरी दुनिया कह रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से ना सिर्फ अमन का क़याम हुआ है बल्कि हम पूरी दुनिया की इकॉनमी इससे बेनिफिट करेंगी। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह जो एक टीम वर्क है जिसमें SIFC का बहुत रोल है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनकी पूरी टीम और साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर उनकी पूरी टीम, वो खारजा महाज हो, वो इकॉनमी का महाज हो, आज पाकिस्तान वो पाकिस्तान है कि हम फख्र से कह सकते हैं कि आज सब पासपोर्ट की भी इज्जत है और आज मईशत भी जो है वो तरक्की की इशारा पर गामज़न है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ अपनी बात इस बात पे ख़त्म करूँगा, परवीन शाकिर के ये अशार हैं कि बख्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, बख्त से कोई शिकायत है ना अफलाक से है, यही क्या कम है कि निस्बत मुझे इस खाक से है, और बज़्म अंजुम में कबा खाक की ओढ़ी मैंने और मेरी सारी फजीलत इसी पोशाक से है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया।